हर शहर के पास अपनी कुछ पुरानी कहानियां होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो रात के सन्नाटे में और भी जिंदा हो उठती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक कहानी जो दिल्ली की भीड़ में छुपा बैठा है। उसका नाम है बोबा। कोई आम भूत नहीं है, ये कोई टोपी पहनकर घूमने वाला जोकर नहीं, ना ही कोई परछाई है जो बस दीवार पर लहराए। बोबा एक एहसास है, एक डर जो धीरे धीरे आपके अंदर बस जाता है। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से। नाम था ऋषभ। एक आर्टिस्ट था। नई नई पेंटिंग्स बनाना, शहर की भागदौड़ में भी अपनी दुनिया में खोया रहना, यही उसकी जिंदगी थी। ऋषभ ने एक पुरानी हवेली किराए पर ली थी। वो सोचता था कि यहाँ शांति से काम कर सकेगा, पर उसे नहीं पता था कि उस हवेली में उसकी तन्हाई ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। शुरू में सब ठीक था। हवेली में गूंजती खामोशी उसे अच्छी लगती थी। वो घंटों तक ब्रश चलाता रहता, कैनवस पर रंग बिखेरता और खुद से बातें करता। लेकिन एक रात उसने पहली बार वो आवाज सुनी, एक धीमी सी हंसी, जैसे कोई बहुत दूर से धीरे धीरे पास आ रहा हो। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, और अगले दिन फिर वही हंसी, और इस बार वो और पास लग रही थी। ऋषभ ने खिड़की बंद की, दरवाजा चेक किया, पर कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। उसके ब्रश अचानक गायब हो जाते, दीवार पर बने चेहरे रात में हिलते नजर आते, और कभी कभी जब वो अपने कमरे में बैठा होता तो उसे महसूस होता कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। एक रात जब ऋषभ देर तक पेंटिंग कर रहा था, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे आईने में कुछ दिखा, एक धुंधला सा चेहरा, सिर थोड़ा टेढ़ा, आंखों की जगह बस गहरे काले गड्ढे, और मुंह वो इतना खुला था जैसे किसी ने खामोशी को भी निगल लिया हो। ऋषभ की धड़कन रुक सी गई, उसके हाथ से ब्रश गिर गया। उसने आंखें बंद की और फिर से देखा। अब कुछ भी नहीं था, पर उस रात के बाद वो चेहरा उसके सपनों में आने लगा। हर रात बोबा उसके सामने आता, कभी छत से उल्टा लटकता, कभी खिड़की के बाहर दिखता। धीरे धीरे ऋषभ की पेंटिंग्स बदलने लगी। पहले वो रंगों से भरी होती थी, पर अब उनमें बस गहरे काले शेड्स और अजीब ट्विस्टेड आकृतियां दिखती। लोग कहते थे कि ऋषभ पागल हो गया है। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही। उसने बोलना लगभग छोड़ दिया था, बस दीवार पर अजीब आकृतियां बनाता और कभी कभी बड़बड़ाता। वो आ रहा है, वो यही है। एक शाम ऋषभ अपनी छत पर खड़ा था। नीचे सड़क पर भीड़ चल रही थी, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, चाय वाले आवाज लगा रहे थे, पर ऋषभ बस आसमान की तरफ देखे जा रहा था। कहते हैं उस रात ऋषभ ने आखिरी बार अपनी पेंटिंग पूरी की। उस पेंटिंग में बोबा का चेहरा साफ दिखाई देता था, एक ऐसा चेहरा जो देखते ही आपके अंदर का सारा चैन चुरा ले। अगले दिन ऋषभ अपने स्टूडियो में नहीं था। उसकी पेंटिंग वही पड़ी थी और उसके नीचे लिखा था, मैं अब अकेला नहीं हूँ। लोगों का कहना है कि ऋषभ बोबा में समा गया। अब वो भी उस डर का हिस्सा बन चुका है। दिल्ली की गलियों में रात के वक्त अगर आपको कोई हल्की सी हंसी सुनाई दे या कोई परछाई आपको घूरती नजर आए, तो समझ लेना कि बोबा आसपास ही है। क्योंकि बोबा किसी को डराने नहीं आता, वो आता है आपको अपना बनाने। और एक बार अगर आप उसकी तरफ देख ले, तो फिर आप कभी भी वही नहीं रहते। तो अगली बार जब रात में आपको लगे कि कोई आपके कमरे में है, या जब आप शीशे में अपनी ही परछाई में कुछ अलग देखे, तो समझ जाओ बोबा ने आपको देख लिया है। और यही था बोबा की कहानी का पहला हिस्सा। ऋषभ के गायब होने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं और भी तेज हो गई। पड़ोसी कहते थे कि रात में वहां से कभी कभी संगीत की आवाज आती है, एक अजीब टूटी फूटी धुन, और बीच बीच में कोई गहरी हंसी, जैसे कोई खिलखिला कर पूरे मोहल्ले को नींद से जगाना चाहता हो। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में किसी को देखा, सिर थोड़ा टेढ़ा, अंधेरे में चमकती काली आंखें, पर कोई भी हिम्मत करके अंदर जाने की बात नहीं करता। इसी बीच कहानी पहुंच गई एक पत्रकार तक। नाम था अन्या। अन्या हमेशा ऐसी कहानियों के पीछे भागती थी जिनमें रहस्य हो, डर हो, और वो एक्सक्लूसिव स्टोरी दे सके। अन्या ने ठान लिया कि वो बोबा की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी। उसके पास सिर्फ कुछ पुराने आर्टिकल, ऋषभ की पेंटिंग की तस्वीर और कुछ गवाहों के बयान थे। एक रात अन्या ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। उसने कैमरा, रिकॉर्डर और एक टॉर्च लिया। हवेली का दरवाजा पुराने लोहे का था, जो खोलते ही एक डरावनी सी चरर की आवाज करता। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर अजीब आकृतियां, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच कर बनाए। हर कदम पर फर्श से धूल उड़ रही थी। अचानक अन्या को एक पेंटिंग दिखी, वही पेंटिंग जो ऋषभ ने आखिरी बार बनाई थी। बोबा का चेहरा, उसकी आंखें जैसे सीधे अन्या के अंदर झांक रही थी, उसका मुंह इतना बड़ा कि जैसे हर आवाज निगल ले। अन्या ने पेंटिंग के करीब जाकर कैमरा ऑन किया। उसने बोलना शुरू किया, ये है वही पेंटिंग जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसमें बोबा की आत्मा कैद है। लेकिन तभी
कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिलता नजर आया। अन्या ने पलटकर देखा, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। हवा ठंडी पड़ गई, उसके गले में मानो कुछ अटक गया हो। फिर उसने सुनी वो आवाज, वही हंसी, गहरी, खुरदरी, जैसे किसी ने किसी पुराने रिकॉर्ड से आवाज निकाली हो। उसके हाथ से कैमरा गिर गया। टॉर्च का लाइट इधर उधर भागने लगा और दीवारों पर बनी आकृतियां जैसे जिंदा हो गई हो। वो हिलने लगी, फुसफुसाने लगी। एक दीवार से बोबा का चेहरा धीरे धीरे बाहर निकलता दिखा। सिर झुका हुआ, गर्दन से एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। उसके लंबे हाथ दीवार में से बाहर आते जा रहे थे। अन्या पीछे हटती रही, पर कदम लड़खड़ाते गए। वो गिर गई। बोबा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी सांस इतनी ठंडी कि अन्या की त्वचा पर बर्फ सी लगने लगी। अन्या ने खुद को खींचकर पीछे करना चाहा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा हिल ही नहीं रहा था। फिर अचानक बोबा रुक गया। उसने अपना सिर और टेढ़ा किया। उसकी काली आंखों में जैसे कोई पुरानी याद छुपी हो। अन्या का शरीर कांप रहा था। उसने आंखें बंद कर ली। वो सिर्फ एक ही चीज सुन पा रही थी, वो धीमी फुसफुसाहट जो अब उसके बिल्कुल पास थी। फुसफुसाहट में सिर्फ एक शब्द था, देख। फिर सब शांत। जब अगली सुबह पुलिस आई, अन्या वहां नहीं थी। उसके कैमरे में सिर्फ टूटे फूटे फुटेज थे, पर उनमें एक चीज सबको चौंका गई। आखिरी फ्रेम में बोबा का चेहरा साफ दिख रहा था, इतना पास कि जैसे वो कैमरे से बाहर आ रहा हो। उस रात के बाद से उस इलाके में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि अगर आप हवेली के पास से गुजरो तो आपके कान में कोई धीमी आवाज कहेगी, देख। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अन्या को वहां देखा है। खिड़की में बाल बिखरे हुए, आंखों में वही खालीपन और होठों पर हल्की मुस्कान। कोई नहीं जानता कि अन्या बोबा में समा गई या बोबा ने उसे अपनी दुनिया में खींच लिया। पर एक बात तय है, जिसने भी उसकी कहानी सुनी, उसके अंदर कहीं ना कहीं बोबा की एक झलक बस गई। और यही था बोबा की कहानी का दूसरा हिस्सा। अन्या के गायब होने के बाद बोबा की कहानी और भी फैलने लगी। वो अब सिर्फ एक हवेली में कैद नहीं रहा। उसने दिल्ली की गलियों में, पुरानी कोठियों में और यहाँ तक कि मेट्रो की अंधेरी सुरंगों में भी अपनी जड़ें जमा ली। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बोबा अब हर जगह है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहते थे कि क्लासरूम में पीछे बैठी एक लड़की बिना पलक झपकाए घूरती रहती है। दफ्तर में देर रात तक काम करने वाले कर्मचारी कहते थे कि कॉन्फ्रेंस रूम के शीशों में उन्हें कोई और दिखता है, एक चेहरा जो धीरे धीरे उनका ही रूप ले लेता है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें रात में अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचते थे कि शायद बिल्ली या चूहा होगा, पर जब उठकर देखते तो कुछ नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे एहसास होता कि वो आवाज दरअसल उनके बिस्तर के पास से आ रही थी। एक बार एक लड़का, नाम था मयंक, देर रात मेट्रो से लौट रहा था। ट्रेन में बस वही अकेला था। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी बगल में बैठ गया। उसने हिम्मत करके देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसने खिड़की के काले शीशे में देखा। उसमें एक धुंधला चेहरा था, सिर टेढ़ा, आंखें बिल्कुल खाली और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। मयंक डर के मारे अगले स्टेशन पर उतर गया और पूरी रात स्टेशन पर ही बैठा रहा। जब सुबह लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बस यही कह सका, वो मेरे साथ था, वो अब मेरे अंदर है। मयंक के बाद कई और लोगों ने भी ऐसे ही अनुभव किए। कोई अपने ऑफिस में लेट काम करते हुए, तो कोई मंदिर के पास से गुजरते हुए। हर जगह वही एहसास, जैसे कोई देख रहा है, कोई धीरे धीरे करीब आ रहा है। बोबा अब सिर्फ एक हवेली या एक कहानी नहीं रहा, वो अब एक वायरस बन चुका था जो डर के जरिए फैलता था। लोग कहते हैं कि बोबा का असली मकसद इंसान के मन में जगह बनाना है। वो तुम्हारी सबसे गहरी फीलिंग्स में उतरना चाहता है, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारे गहरे राज। और फिर जब तुम सबसे कमजोर होते हो, तब वो धीरे धीरे अपनी जगह पक्की कर लेता है। शहर में अब हर कोई सावधान रहने लगा था। लोग शीशे पर काली पट्टी चिपकाने लगे। कुछ लोग रात में गाना गाने से डरने लगे। बच्चे अब अंधेरे में अकेले खेलने नहीं चाहते थे। पर सबसे अजीब बात यह थी कि जितना लोग बोबा से डरते, उतना ही वो और ताकतवर होता जाता। कुछ लोग कहते थे कि बोबा एक तरह की परछाई है जो तुम्हारी सबसे गहरी ख्वाहिशों और डर को खींच लेता है। वो तुम्हारी आंखों में घुसकर तुम्हारे सपनों में उतर जाता है और फिर धीरे धीरे तुम्हारी पहचान मिटा देता है। एक बूढ़ी औरत ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर तुमने बोबा को एक बार देख लिया तो वो तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहेगा, भले ही तुम कहीं भी चले जाओ। एक दिन एक आदमी जो हर रात पार्क में टहलने जाता था, अचानक गायब हो गया। उसके दोस्त कहते थे कि वो हमेशा बोबा के बारे में बातें करता रहता था। क्या तुमने भी देखा? वो पीछे खड़ा है ना। जब लोग उसके घर गए तो वहां दीवारों पर काले हाथों के निशान थे और उसके बेडरूम में लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूँ। धीरे धीरे दिल्ली की गलियों में ये शब्द गूंजने लगे, अब मैं अकेला नहीं हूँ। हर कोने में एक सन्नाटा, हर आवाज में एक फुसफुसाहट और हर इंसान के अंदर एक अनकहा डर।
बोबा अब कहानी से निकलकर हर किसी की सांसों में समा चुका था और यही था बोबा की कहानी का तीसरा हिस्सा। जैसे जैसे बोबा का डर पूरे शहर में फैलता गया, लोगों ने अपने अपने तरीके से उससे बचने की कोशिश शुरू कर दी। कोई अपने घर में हर जगह दिए जलाने लगा तो कोई अपने कमरे में लहसुन की माला टांगने लगा। कुछ लोग तो सोते वक्त अपने बिस्तर के चारों ओर नमक की लाइन बना देते थे। पर बोबा किसी भी चीज से नहीं डरता था। वो न दिए की रोशनी से रुकता था, न लहसुन की गंध से, क्योंकि बोबा बाहर नहीं तुम्हारे अंदर बैठा था। कई लोग जो पहले बोबा को मजाक समझते थे अब डर के मारे शहर छोड़कर भागने लगे। पर कहते हैं डर से भागने पर भी डर पीछा नहीं छोड़ता। एक लड़की थी सिया, उसे हमेशा लगता था कि ये सब अफवाह है। उसने अपने दोस्तों के सामने बोबा की कहानियों का मजाक उड़ाया। कहा, अरे यार ये सब बचकानी बातें हैं, भूत प्रेत होते थोड़ी है। पर एक रात जब सिया देर तक लैपटॉप पर काम कर रही थी, उसने स्क्रीन में कुछ अजीब देखा। उसके पीछे खड़ी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी थकान का असर है, पर जैसे ही उसने पलट कर देखा वो परछाई गायब हो चुकी थी। सिया ने सोचा मैं पागल हो रही हूं। उसने फिर से काम शुरू कर दिया, पर तभी उसे लगा किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, मैं आ गया हूं। धीरे धीरे सिया को लगा कि वो हंसी उसके सिर के अंदर गूंज रही है। उसने अपने कान बंद कर लिए और आवाज बंद नहीं हुई। उसके बाद सिया बदल गई। वो पहले जैसी नहीं रही। ऑफिस में किसी से बात नहीं करती, घर में सब खिड़कियां बंद रखती और सबसे अजीब, उसने अपने सारे शीशे फेंक दिए। पड़ोसियों ने कई बार उसकी खिड़की से आवाजें सुनी, कभी हंसी, कभी रोने की और कभी कभी किसी बच्चे जैसी मासूम सी आवाज। एक दिन एक डिलीवरी बॉय उसका पार्सल देने गया। उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला पर सिया कहीं नजर नहीं आई। फिर कमरे में दीवार पर लिखा था, मैं अब अकेली नहीं हूँ। डिलीवरी बॉय भागता हुआ बाहर आया और उसने सबको बताया। पर जब पुलिस पहुंची, सिया गायब थी। उसके कमरे में बस काले रंग के हाथों के निशान थे, दीवारों, दरवाजों और यहाँ तक कि छत पर भी। लोग कहते हैं कि सिया अब बोबा का हिस्सा बन गई है। वो भी अब उसी हंसी का हिस्सा है जो रात के अंधेरे में गूंजती है। शहर में अब एक अजीब सा डर बैठ गया था। हर गली, हर मोड़, हर छत पर एक अनकहा सन्नाटा। लोग अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि बोबा सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक एहसास है, वो डर है जो तुम्हारे अंदर पल रहा है। और जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो तब वो तुम्हें जकड़ लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि बोबा हर इंसान में एक छोटी सी जगह बना लेता है, बस इंतजार करता है कब तुम्हारी हिम्मत टूटे और तुम उसे अंदर आने दो। कहते हैं अगर कभी अचानक तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है या कोई तुम्हारे बहुत पास आकर सांस ले रहा है, तो समझ जाओ बोबा ने तुम्हें चुन लिया है। और यही था बोबा की कहानी का चौथा हिस्सा। अब जब पूरा शहर बोबा के नाम से कांपने लगा था, तब भी कुछ लोग थे जो मानते थे कि यह सब बस एक मन का वहम है। एक ऐसा ही इंसान था आरव। वो मनोविज्ञान पढ़ता था और हर चीज को लॉजिक से समझने की कोशिश करता था। उसने बोबा की कहानियों को बचपन की परियों की कहानियों जैसा मान रखा था। आरव ने ठान लिया कि वो इस कहानी का सच सबके सामने लाएगा। उसने रिसर्च करना शुरू किया, पुराने अखबार, पुलिस रिपोर्ट, गायब हुए लोगों की फाइलें, और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि कुछ तो ऐसा है जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। एक रात आरव ने बोबा के बारे में एक आर्टिकल लिखने के लिए अपने कमरे में मोमबत्ती जलाई। उसने अपने चारों ओर किताबें और पुराने पेपर फैला रखे थे। खिड़की से हल्की हल्की हवा आ रही थी और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। जैसे ही उसने टाइप करना शुरू किया, उसके लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ चमकने लगा। पहले तो लगा कि कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन फिर उसने स्क्रीन पर लिखा देखा, मैं आ गया हूँ। आरव ने घबराकर स्क्रीन से नजर हटाई। उसे लगा शायद आंखों का धोखा होगा। उसने गहरी सांस ली और वापस स्क्रीन पर देखा, और अब स्क्रीन काली थी। फिर कमरे के कोने से आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी, एक फुसफुसाहट, तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना, अब मैं यहाँ हूँ। आरव का शरीर कांपने लगा। उसने कमरे की लाइट ऑन करनी चाहिए, पर बटन ने काम करना बंद कर दिया। मोमबत्ती की लौ भी धीरे धीरे कम होने लगी। कमरे के बीच में उसे एक परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी, सिर टेढ़ा, लंबी बाहें और वो वही खाली काली आंखें। आरव का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। बोबा अब बिल्कुल उसके सामने था। उसकी हंसी इतनी गहरी थी कि ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे की हवा खिंच रही हो। आरव की सांसें तेज हो गई। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर ही नहीं आई। फिर बोबा ने धीरे धीरे अपना सिर और टेढ़ा किया और कहा, अब तुम भी अकेले नहीं हो। अगली सुबह आरव अपने कमरे में नहीं था। उसकी कुर्सी पर सिर्फ एक नोट रखा था, मैं अब अकेला नहीं हूँ। कमरे की दीवारों पर वही काले हाथों के निशान थे और लैपटॉप की स्क्रीन पर वही शब्द बार बार फ्लैश हो रहे थे, मैं आ गया हूँ।
शहर में अब कोई भी बोबा के नाम पर हंसी नहीं उड़ाता। हर कोई जानता है कि वो बस एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसा डर जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा है। कहते हैं कि अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, या अगर किसी शांत रात में तुम्हारे कमरे में हल्की हंसी गूंजे, तो समझ लो बोबा ने तुम्हें भी चुन लिया है। और जब वो आ जाता है तब तुम फिर कभी अकेले नहीं रहते। और यही था बोबा की कहानी का अंतिम हिस्सा। तो प्यारे श्रोता, आज हम एक ऐसी कहानी के अंत तक पहुंचे जिसने हमें हमारे सबसे गहरे डर से मिलवाया। बोबा कोई पुरानी कहानी नहीं, वो हमारे आसपास है, वो हमारे अंदर है। शायद तुम अभी अपने कमरे में आराम से बैठे हो, अपने फोन या लैपटॉप की रोशनी में, पर अगली बार जब कमरे में अचानक ठंडी हवा आए या किसी कोने से हंसी की हल्की सी आवाज आए, तो याद रखना बोबा कहीं दूर नहीं, वो तुम्हारे बहुत पास है। अगर आज की कहानी ने तुम्हारी रूह को हिला दिया, अगर सुनते सुनते तुम्हारी सांसें तेज हो गई, तो समझ जाओ तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करो अंधेरा अनप्लग्ड को। वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हारा दिल थोड़ी देर के लिए भी जोर से धड़का, और कमेंट करके बताओ क्या तुमने कभी ऐसा डर महसूस किया है, कोई अनदेखा साया, कोई फुसफुसाहट। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ भी शेयर करो जो कहता है कि उसे भूत प्रेत में यकीन नहीं है, क्योंकि जब अंधेरे में फुसफुसाहट शुरू होती है तब तुम्हें साथ की जरूरत होती है। अगली कहानी तक हल्की नींद लेना।